हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं डिवीजन ऑपरेटर का यूज किए बिना दो नंबर को कैसे डिवाइड करें। तो सबसे पहले मुझे दो नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं डिक्लेयर कर देता हूं। लेट्स से इंटीजर ए एंड बी। उसके बाद मैं सीएलआर एससीआर लिख देता हूं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट सीएच लिख देता हूं। अभी जो दो नंबर हमने ऊपर डिक्लेयर किए वो हमें यूजर के पास से लेने हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज दे रहा हूँ एंटर ए। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए। सेम चीज मैं बी के लिए भी लिखता हूँ, यानी कि बी के लिए एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट और उसके अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर बी, और उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट जिसके अंदर हम मैसेज देंगे परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ बी। अभी यहाँ पे हमें a डिवाइडेड बाय b परफॉर्म करना है, और ये a डिवाइडेड बाय b तभी परफॉर्म होगा जब b की वैल्यू 0 नहीं होगी। यानी हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर b की वैल्यू 0 नहीं है तो ही हमें डिवीजन परफॉर्म करना है, अदरवाइज हम एक सिंपल सा मैसेज दे देंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे डिवीजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिवाइजर इज 0। अभी यहाँ पे हम सोचते हैं कि अगर a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 2 है तो हमें आउटपुट के तौर पे 3 मिलना चाहिए, लेकिन वो हमें डिवीजन ऑपरेटर का यूज किए बिना करना है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के यूज किए बिना दो नंबर को मल्टीप्लाई एडिशन के मदद से किया था, वैसे ही अगर हमें डिवीजन करना है तो हमें उसके लिए सब्सट्रैक्शन का यूज करेंगे। अभी हम a में से b को डिडक्ट करते हैं, यानी कि 6 में से 2 डिडक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। फिर जो भी आंसर आता है उसमें से फिर से 2 डिडक्ट करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और फिर जो आंसर आता है उसके अंदर से फिर से 2 डिडक्ट करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम a की वैल्यू में से b की वैल्यू में जब तक हमें 0 ना मिले तब तक डिडक्शन करते जाए, और जब भी 0 मिले तब हम स्टॉप हो जाए। और मीनवाइल जितनी भी बार हमने डिडक्शन किया उसका काउंट अगर हम ले ले तो हमें डिवीजन का आंसर मिल जाएगा। एक और एग्जांपल सोचते हैं जहां पे मैं a की वैल्यू 5 एज्यूम करता हूं और b की वैल्यू 2 एज्यूम करता हूं, यानी कि a डिवाइडेड b का आंसर 2.5 आएगा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो a और b दोनों इंटीजर है, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो भी इंटीजर में ही आएगा, यानी कि 2.5 की जगह पे हम 2 लिख देते हैं। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने जो रिपीटेशन किया था वही रिपीटेशन हम यहाँ पे करते हैं। तो 5 में से अगर 2 डिडक्ट करें तो हमें 3 मिलेगा, 3 में से अगर हम 2 डिडक्ट करें तो हमें 1 मिलेगा, और 1 में से अगर 2 डिडक्ट करें तो हमें -1 मिलेगा। -1 के अंदर से 2 डिडक्ट करते हैं तो -3 मिलेगा, यानी कि इस केस में हमें 0 कभी मिलेगा ही नहीं। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जब हमने सेकेंड टाइम डिडक्शन किया उसके बाद हमें आउटपुट के तौर पे 1 मिलता है, जो कि हमारी जो b की वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी b की वैल्यू से छोटी वैल्यू मिले तब तक हमें लूप को एग्जीक्यूट करना है। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने मल्टीपल टाइम सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूँ, लेट्स से व्हाइल लूप। अभी लूप की बॉडी के बारे में सोचे तो हमने सबसे पहले a माइनस बी परफॉर्म किया है, सेकेंड टाइम भी हमने 4 माइनस बी परफॉर्म किया है, थर्ड टाइम भी हमने 2 माइनस बी परफॉर्म किया है, यानी कि माइनस बी वो 100% श्योर है कि हमें लिखना ही है। लेकिन आगे के केस में अगर पहला वाला हमारा a था, सेकंड वाला भी हम अगर उसको a बना दे और थर्ड वाले को भी अगर हम a बना दे तो हमारा टास्क इजी हो जाता है। तो हम ऐसा लिखते हैं कि a माइनस बी परफॉर्म करते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो फिर से हम a के अंदर असाइन कर देते हैं, यानी कि अगर 4 हमारा a बन जाता है तो सेकेंड टाइम a माइनस बी यानी कि 4 माइनस 2 ही होगा।
तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू a माइनस बी, यानी कि जो हमारा राइट हैंड वाला a है वो हमारा पुराना a है और जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला a है वो हमारा नया a है। और हर बार हम एक काउंटर वैल्यू ले लेते हैं जिसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देते हैं, लेट्स से i प्लस प्लस। अभी ये ऑपरेशन हमें तब तक करना है जब तक हमारी a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर हो, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b हो, तब तक हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो देखिए यहाँ पे हमारी a की वैल्यू लास्ट में 1 हो जाती है और b की वैल्यू 2 है, तब हम स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 2 होने की वजह से हम यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। यानी अब हम बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो i नाम के एक वेरिएबल का यूज किया है वो हमें ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं उसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स से i, और उसकी इनिशियल वैल्यू में 0 ले लेता हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा तब i की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, सेकेंड टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब थर्ड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट टाइम जब हमारी लूप एग्जीक्यूट होगी तब i की वैल्यू 1 हो जाएगी और सेकेंड टाइम हमारी i की वैल्यू 2 हो जाएगी। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि लूप के बाहर हम i की वैल्यू प्रिंट करवा दे तो वही हमारा आउटपुट बन जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ डिवीजन इज इक्वल्स टू परसेंटेज d और फिर i की वैल्यू। अभी हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक बन चुका है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे 3 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू है, क्योंकि a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 2 के लिए हमने मैन्युअल कैलकुलेशन किया है और हमें आउटपुट के तौर पे 3 ही मिल रहा था। एक और बार रन करते हैं प्रोग्राम को, जहां पे मैं a की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और b की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं, तो मुझे आउटपुट के तौर पे 2 मिल रहा है, जो भी परफेक्टली सही है, क्योंकि a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 2 के लिए भी हमने मैन्युअल कैलकुलेशन किया था। अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर a और b दोनों में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव हो या फिर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो हमारे केस में एग्जीक्यूशन होगा। तो उसके लिए हम मैन्युअल कैलकुलेशन देखें तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि अगर a की वैल्यू -6 है और b की वैल्यू 2 है तो हमें आउटपुट के तौर पे -3 मिलेगा। अभी व्हाइल लूप की हमारी कंडीशन देखें तो वहां पे हमने लिखा है a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, और इस केस में -6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, जो कि फर्स्ट केस में ही हमें गलत आउटपुट देगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमें -3 की जगह पे 0 आउटपुट देगा, जो कि गलत है। अभी सेकेंड सिनेरियो के बारे में सोचे तो a की वैल्यू हम 6 ले और b की वैल्यू -2 ले तो भी हमें आउटपुट के तौर पे -3 ही मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे हम हमारी कंडीशन के बारे में सोचे 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, जो कि सही है, यानी हम लूप के अंदर जाएंगे जहां पे 6 में से -2 को हम डिडक्ट करेंगे तो हमें 8 आउटपुट मिलेगा और हमारी i की वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकेंड टाइम जब हम लूप के अंदर जाएंगे तब 8 में से -2 डिडक्ट होगा और हमें आउटपुट के तौर पे 10 मिलेगा और हमारी i की वैल्यू 2 हो जाएगी। थर्ड टाइम हम लूप के अंदर जाएंगे तो 10 माइनस -2 होगा और हमें आउटपुट के तौर पे 12 मिलेगा और हमारी i की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक बार हमारी a की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है और b की वैल्यू एज इट इज रहती है। यानी कि अगर फर्स्ट टाइम हमारी कंडीशन सही होती है तो हर बार वो कंडीशन सही होगी, यानी कि ये हमारा इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, जो कि गलत है। अभी हम a की वैल्यू -6 और b की वैल्यू -2 एज्यूम करते हैं और अगर हम a डिवाइडेड बाय b परफॉर्म करें तो हमें आउटपुट के तौर पे 3 मिलना चाहिए। अभी लूप की कंडीशन के बारे में देखें तो -6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, जो कि गलत है, यानी कि हमारा कंट्रोल लूप के अंदर नहीं जाएगा और हमें आउटपुट के तौर पे 0 ही मिलेगा।
यानी कि अगर a और b पॉजिटिव नंबर है तो ही हमें सही आउटपुट मिल रहा है, बाकी सारे केस के अंदर हमें सही आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमें उसके लिए भी सही आउटपुट ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे उसके लिए लिखता हूं कि अगर हमारी a की वैल्यू 0 से छोटी हो तो हम a की वैल्यू को माइनस a से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि हमने जो सेकंड केस लिया था जहां पे a की वैल्यू हमने -6 एज्यूम की थी, तो वही केस हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू 6 हो जाएगी और अब हम सब्ट्रैक्शन आराम से परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन जब हम 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें आंसर के तौर पे 3 मिलेगा, लेकिन हमें आंसर -3 चाहिए, यानी कि हमें a की साइन को भी स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर देता हूं कि साइन इज इक्वल्स टू माइनस साइन, यानी इनिशियली हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि साइन की वैल्यू 1 है और जब भी हम a की वैल्यू को चेंज कर देते हैं तब साइन की वैल्यू को भी हम चेंज कर दे, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा उसको हम साइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अब यहाँ पे साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी। यानी जब a डिवाइडेड b का आंसर जो भी आता है, यानी कि इस केस में 3 आएगा, उसको हम साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम थर्ड सिनेरियो के बारे में सोचे तो जहां पे हमने ऐसा एज्यूम किया था कि a की वैल्यू अगर 6 है और b की वैल्यू -2 है, यानी कि अगर a पॉजिटिव है लेकिन b नेगेटिव है तो हमें आउटपुट के तौर पे -3 मिलना चाहिए, लेकिन वो इनफाइनाइट टाइम हमारी लूप एग्जीक्यूट हो रही है। तो उसके लिए हम b के लिए भी यहाँ पे a का जैसा कोड लिख देते हैं कि अगर b की वैल्यू भी 0 से छोटी हो तो हम b की वैल्यू को -b से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जो हमारा थर्ड केस है जहां पे हमने b की वैल्यू -2 एज्यूम की थी, उस केस के अंदर b की वैल्यू 2 हो जाएगी और जब b की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हमारा लूप वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें आउटपुट के तौर पे 3 देगा। लेकिन हमें आंसर के तौर पे -3 चाहिए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे साइन वैल्यू को भी माइनस कर देता हूँ, यानी कि साइन वैल्यू इनिशियली 1 थी तो यहाँ के केस में हमारी साइन वैल्यू -1 हो जाएगी। अभी हम सेकंड और थर्ड केस एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि वो हमें सही आउटपुट दे रहा है या नहीं आउटपुट दे रहा है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। जहां पे मैं a की वैल्यू -6 और b की वैल्यू 2 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे -3 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू -2 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे -3 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि a और b दोनों में से किसी भी एक नंबर अगर हमारा नेगेटिव होता है तो भी अब हमें आउटपुट सही मिल रहा है। अभी दोनों के दोनों नंबर अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे सोचे तो अगर a की वैल्यू -6 है तो ये इफ स्टेटमेंट में लिखी हुई कंडीशन सही होगी और वो हमें a की वैल्यू 6 करके दे देगा और उसके बाद साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी। उसके बाद जब b की वैल्यू चेक होगी तो वहां पे भी हमने ऐसा लिखा है कि अगर b की वैल्यू 0 से कम है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि b की वैल्यू को हमने -b से रिप्लेस किया, यानी कि b की वैल्यू भी अभी 2 हो गई और उसके बाद हमने लिखा है साइन इज इक्वल्स टू माइनस साइन। अभी साइन की वैल्यू यहाँ पे -1 है और यहाँ पे हम जब जाएंगे तब साइन की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, यानी कि जो हमें प्लस आउटपुट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो यही कोड को मैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूं, जहां पे मैं a की वैल्यू -6 और b की वैल्यू -2 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे 3 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हम कुछ भी डालें तो हमें आउटपुट सही मिल रहा है। अभी एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू 0 इंसर्ट कर रहा हूं, तो हमें मैसेज मिल रहा है कि डिवीजन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिवाइजर इज 0, क्योंकि उस टाइम इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम सीधा एल्स ब्लॉक में चले जाएंगे और जहां पे हमने एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट करवा रखा है वो मैसेज हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम की मदद से हम किसी भी दो नंबर का डिवीजन ऑपरेटर के बिना आराम से कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी
आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।